गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सचिन दीक्षित। चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम पढ़ा रहे थे आधुनिक भारत का एक चैप्टर यूरोपियों का भारत आगमन। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर बीच में कट गया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल जैसा कि हमने बताया था कि यूरोपीय भारत में आए, लेकिन उनके भारत में आने के पीछे कारण क्या थे। अब हमको ये भी जानना होगा ये यूरोपी आए कहाँ से। तो आए थे कहाँ से? यूरोप से। तो हमको ये समझना होगा कि यूरोप में ऐसी कौन सा घटनाक्रम चल रहा था जिन्होंने उन्हें भारत की ओर आने पे विवश किया, या यूँ कहें कि भारत की ओर आने वाले जलीय मार्ग की खोज करने के लिए विवश किया। तो जैसा कि हम अभी चलते हैं 15वीं शताब्दी के यूरोप में, जैसा कि कल हम बता रहे थे। तो 15वीं शताब्दी का जो यूरोप है वो यूरोप मध्यकालीन यूरोप माना जाता है, यानी कि सामंती व्यवस्था वाला यूरोप। सामंती व्यवस्था वाला यूरोप। जिनको सामंती व्यवस्था नहीं पता है वो कल हम बता चुके हैं, जा करके पहले वीडियो में देख सकते हैं। तो सामंती व्यवस्था का मतलब होता है कि रूढ़िवादी से या युग है कि पाखंड से भरा हुआ यूरोप। मध्यकाल यूरोप पूरा जो है रूढ़िवादियों में, या यूँ कहे कि अंधकार से भरा हुआ था। अंधकार का मतलब कि यहाँ पे तर्क नाम की चीज़ नहीं थी, या वैज्ञानिकता नाम की चीज़ नहीं थी। जैसे कि यहाँ यूरोप में पोपों का शासन चलता था। अब पोपों के साथ मिल करके सामंत लोग भी, जो कृषक समाज था, उनका उत्पीड़न करते थे। और जो पोप थे इनका जो गढ़ था वो गढ़ था इटली। जो आज का इटली है वो इनका गढ़ हुआ करता था। और बाकी तुम देखोगे जो अगल बगल के राज्य थे, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है, नीदरलैंड है, हॉलैंड है, यहाँ पे इनकी ब्रांचें बनी हुई थी, इनके चर्चों की ब्रांचें। अब इन ब्रांचों में बैठे हुए थे इनके एजेंट, और वो एजेंट इनकी ही बातों को माना करते थे। तो यहाँ पे जो राजा था इस समय, उस राजा की स्थिति दयनीय हुआ करती थी, या यूँ कहें कि राजा की स्थिति और आम जनता की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। बस अंतर ये था कि राजा की स्थिति थोड़ा आम जनता से ऊपर थी। लेकिन राजाओं को भी पोप के अधीन ही रहना होता था। क्यों? क्योंकि पोप यहाँ का धार्मिक गुरु हुआ करता था। पोपों का इतना वर्चस्व था यूरोप के लोगों पे कि वहाँ का आम नागरिक क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, यहाँ तक क्या सोचेगा, उस पर भी नियंत्रण पोपों का हुआ करता था। तो लेकिन एक ऐसा घटनाक्रम हुआ 1453 ईस्वी में, जिसने पोप की विरासत को कह सकते हो कि ढा दिया, विरासत को हटा दिया वहाँ पे। मतलब वो पोप की जो विरासत थी वो स्थायी नहीं रह पाई। जैसे कि 1453 ईस्वी में एक इस्लामी शक्ति थी, ऑटोमन साम्राज्य। इस्लामी शक्ति ऑटोमन साम्राज्य क्या करती? 1453 ईस्वी में ये क्या करती? यूरोप और भारत के बीच में जो व्यापार हुआ करता था, उस व्यापारिक मार्ग पर आक्रमण करके कब्जा कर लेती है। जरा सा समझना, जो यूरोप है, यूरोप में एक साम्राज्य था रोम। तो रोम साम्राज्य पाँचवीं शताब्दी में दो भागों में बट गया था। इसको कहा जाता था पूर्वी रोमन, और इसको कहा जाता था पश्चिमी रोमन। पूर्वी रोमन की जो राजधानी थी वो थी कुस्तुनतुनिया। जो आज का तुम तुर्की में जाकर के देखो, जो इस्तांबुल नामक क्षेत्र है, वो इस्तांबुल नामक क्षेत्र ही उस समय पे कुस्तुनतुनिया कहलाता था। अब जब यहाँ पर आक्रमण हो जाता है इस वाले क्षेत्र पे 1453 में यूरोप में, यहाँ पे आक्रमण होने के पश्चात, अब ये तुम्हारा रहा भारत, तो यहाँ पे आक्रमण होने के पश्चात जो मार्ग आता था यहाँ से होकर के इससे गुजरता हुआ आता था मार्ग भारत की ओर, स्थलीय मार्ग से। हालांकि यहाँ पे कई देश थे छोटे छोटे, तो ये स्थल मार्ग से होता हुआ भारत तक जिनका व्यापार चला करता था। व्यापार किस चीज़ का होता था? भारत के मसाले अति लोकप्रिय थे यूरोप में, क्योंकि यूरोप ठंडा प्रदेश है और मसालों से
वो अपने शरीर को गर्म रखते थे। कैसे? जैसे मान लीजिए मसाला है, उससे अपना जो है नॉन वेज में मिला करके खा लिया तो उससे उनका शरीर गर्म रहता था। या मान लीजिए कोई नॉन वेज है, नॉन वेज में मान लीजिए मसाला लगा के रख दिया तो वो नॉन वेज लंबे समय तक चल जाता था, सड़ता नहीं था। क्योंकि जो यूरोपीय देश है वो ठंडे देश है और वहाँ पे फसल का उत्पादन नहीं होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, न्यूनतम मात्रा में फसल उत्पादन होता है। तो इसीलिए वो जो है नॉन वेज में मसाला लगा के रख देते। एक तो उनको स्वाद मिलता था, खाने में अच्छा लगता था वो जो भी खाना वाना खाते थे, और दूसरा वो चीज़ सड़ती नहीं थी जल्दी। लेकिन जब यहाँ पर आक्रमण हो गया ऑटोमन साम्राज्य का, यानी कि पश्चिमी कह सकते हो इस्लामी शक्ति का आक्रमण हो गया। आक्रमण करने के पश्चात जब उसने इस व्यापारिक मार्ग पर अपना अपने आप को स्थापित कर लिया, तो यहाँ इनका जो मार्ग था यूरोप का भारत साथ जो व्यापारिक मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया, या कह सकते हो कट गया। मार्ग कट जाने के पश्चात क्या हुआ कि यहाँ का जो वर्ग था, जैसे कि यहाँ पर विद्वान लोग रहा करते थे, यहाँ पर काफ़ी तार्किक लोग भी रहा करते थे, यहाँ पर शिल्पकार रहा करते थे, यहाँ पर कलाकार भी रहा करते थे। तो ये कलाकार क्या किए, यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य का आक्रमण हो जाने के कारण ये सब पलायित होकर के पश्चिमी रोमन की ओर आ गए। यहाँ पर पश्चिमी रोमन की ओर आ जाते हैं। तो पश्चिम रोमन में अब जब ये आ जाते हैं तो यहाँ आने के बाद जो बौद्धिक वर्ग था वो बौद्धिक वर्ग यहाँ पर अपने विचारधाराओं को प्रसारित करता है। तो इसकी जब विचारधारा प्रसारित होती है तो उससे एक वैज्ञानिकता निकल के आती है, यानी एक वैज्ञानिक सोच का उद्भव होता है, वैज्ञानिक सोच का उद्भव होता है। यहाँ पे कलात्मक संस्कृति फिर से पल्वित पुष्पित होती है, कलात्मक संस्कृति, और भी कई चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। इन्हीं सब चीज़ों को मिला करके कहा जाता है कि पुनर्जागरण काल आ गया। इसी को पुनर्जागरण काल कह दिया गया, पुनर्जागरण काल, इंग्लिश में कहते हैं रेनेसा। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण मतलब पुनः जग गए हैं, यानी कि इसका अर्थ ये निकला कि पहले कभी जगे हुए थे लेकिन बीच में सो गए। बीच में कहाँ से? 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच में सो गए, और 5वीं शताब्दी से पहले जगे हुए थे, ठीक है। लेकिन 5वीं शताब्दी में जर्मन जनजातियों का आक्रमण हुआ, तो आक्रमण के पश्चात यहाँ पे सामंती व्यवस्था आ गई। तो सामंती व्यवस्था के कारण एक अंधकार के युग का जो है प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आम जनता को परेशान करना, कृषकों को परेशान करना, व्यापारियों को परेशान करना, मन चाहे टैक्सेस लगाना, आम जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उन्हें कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, या कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, इन सब पर कब्जा कर रखा था यहाँ के पोप लोगों ने। और जो सामंत थे उन्होंने कब्जा कर रखा था किसानों पर, यानी कि किसानों से वो एक तरीके से बेगार करवाते थे। बेगार कराने के लिए एक प्रणाली को जन्म दिया गया था, उस प्रणाली का नाम था मेनर प्रणाली। कल हम बता चुके हैं, जिनको नहीं पता पहले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो पुनर्जागरण काल आने के पश्चात क्या हुआ, जो यहाँ के राजा थे, यहाँ के राजाओं ने यहाँ के व्यापारियों, क्योंकि यहाँ का व्यापारी भी तो आ रहा है यहाँ पे भाग भाग के, और यहाँ पर भी एक व्यापारी वर्ग है, तो यानी कि जो है विद्वान आएंगे, तार्किक लोग आएंगे, शिल्पकार आएंगे, कलाकार आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, शिक्षित लोग आएंगे। तो इस प्रकार से आ करके मध्य वर्ग का उदय हो जाता है। यहाँ पर कहाँ पे? पश्चिम रोमन में मध्य वर्ग का उदय हो जाता। और तुम लोगों को एक चीज़ बता दें कि विश्व में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, उस क्रांति को लाने के पीछे से मध्य वर्ग का ही हाथ रहा है। चाहे वो अमेरिकी क्रांति रही हो, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति रही हो, या कोई भी क्रांतियाँ रही हो विश्व की, उसमें मध्य वर्ग का ही हाथ होता है। मध्य वर्ग का क्यों? क्योंकि मध्य वर्ग या वो वर्ग है जो काफ़ी पढ़ा लिखा है, मोर इंटेलेक्चुअल वर्ग होता है, और इसकी विचारधाराएं ही प्रवाहित होती हैं समाज में, और इसी की विचारधाराएं ही लोगों को प्रेरित करती हैं क्रांति करने के लिए। क्रांति कभी भी निम्न तबके का वर्ग नहीं लाता है, ना उच्च तबके का वर्ग लाता है, मध्य वर्ग क्रांतियों को लेके आता है। तो आज क्या पूरा विश्व में कहीं भी देख लेना कि तुम जब क्रांति का मतलब हो गया कि जिस देश की सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाए, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाए, धार्मिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाए, ये जब परिवर्तित हो जाए व्यवस्थाएं, तो समझ लो क्रांतियां आ गई, ठीक। और लेकिन इन व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहन का कार्य कौन करता है, यानी कि फ्यूल का काम कौन करता है, ईंधन काम कौन करता है? मध्य वर्ग।
तो ये जो मध्य वर्ग है, यही मध्य वर्ग मिल करके पुनर्जागरण को लेके आता है, पुनः जगाता है लोगों को, जागो, अब सोने का टाइम गया, अब उठने का टाइम आ गया है। हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को बदलना है, हमें अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को बदलना है, हमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है, हमको अपनी धार्मिक व्यवस्था को बदलना है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नई पद्धति देखने को मिलती है। जो राजा था, जो कि अभी एकदम मजलूम टाइप का रहा करता था, तो राजा और ये मध्य वर्ग मिल करके एक समझौता कर लेते हैं। समझौता क्या कर लेते हैं? राजा कहता है देखो, हमारी भी स्थिति तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हम भी कहने के लिए तो राजा हैं, लेकिन जो पोप कहता है वो हमको करना पड़ता है। तो मध्य वर्ग कहता है हमारे साथ भी स्थिति है। मध्य वर्ग में व्यापारी वर्ग भी था, वो कहता था हम जो है व्यापार करते हैं तो हमारा धन जो है लूट लिया जाता है, हमारा बुलियंस लूट लिया जाता है, सोना चांदी लूट लिया जाता है, हमारा माल लूट लिया जाता है। और लुटवाने वाले ये सामंत, लुटवाने वाले कौन? ये सामंत लोग हैं, क्योंकि ये काफ़ी वर्चस्वशाली हुआ करते थे, इनके ऊपर पोपों का हाथ हुआ करता था। तो दोनों लोग अपना दुखड़ा रोते हैं। तो ये मध्य वर्ग कहता है कि चलो तुम्हारा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो इसलिए पैसे की पूर्ति हम करते रहेंगे, हम तुमको टैक्स देते रहेंगे, बदले में तुम हमको सुरक्षा देते रहना, हमको व्यापारी सुरक्षा देते रहना बदले में। तो ये दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। ये इनको टैक्स देना चालू कर देता है, राजा इनको सुरक्षा देना चालू कर देता है। तो इसी पैसे से, ये जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इसी टैक्स कलेक्शन से राजा क्या करता है, अपनी एक सेना रखता है बड़ी, वैज्ञानिकता को बढ़ावा देता है। उसके बाद तुम देखोगे जो तार्किक लोग होते हैं उनको बढ़ावा देता है, भौगोलिक अनुसंधानों को बढ़ावा देता है, भौगोलिक मार्गों को बढ़ावा देता है। तो देखोगे यही पुनर्जागरण काल में ही कई मार्गों की खोज होने लगती है, भौगोलिक खोजें होने लगती हैं। भौगोलिक खोजें, अब भौगोलिक खोजों के क्रम में ही देखोगे, क्योंकि भारत आने का मार्ग तो अवरुद्ध हो गया है, तो वहीं से ये जो राजा हैं, हेनरी द नेविगेटर जैसे राजा जो कि यूरोप के, ये लोग बढ़ावा देते हैं भौगोलिक खोजों को। तो ये लोग भारत को खोजने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि भारत से मिलने वाला मसाला, भारत से मिलने वाला रेशम का कपड़ा, भारत से मिलने वाला सूती कपड़ा, भारत से मिलने वाला अफीम, भारत से मिलने वाला सोरा इनको अति प्रिय था। उसमें विशेषकर मसाला बहुत ज़्यादा प्रिय था इनको। तो ये लोग कहते हैं, वहाँ के अपने जो मध्य वर्ग के व्यापारी होते हैं या जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, उनसे कहते हैं कि भारत जाने वाले वैकल्पिक मार्ग की खोज करो, ना कि भारत की खोज करो। अब ये जो पद्धति बना दी गई है कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने, बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उसको पढ़ाया जाता है, जानकारी होती नहीं है। तो भौगोलिक खोजों के क्रम में ही, भौगोलिक खोजों में किसकी खोज की जा रही है? भारत की। हालांकि विश्व में और क्षेत्रों की भी खोज हो रही है, लेकिन विशेषकर भारत की खोज के लिए निकले। अब भारत की खोज के लिए 1492 में निकलता है कौन? कोलंबस निकलता है भारत खोजने के लिए, लेकिन पहुंच जाता कहाँ? अमेरिका। लेकिन अमेरिका पहुंचना उनके लिए गलत नहीं था, हालांकि उसको ऐसा लगता है कि हमने भारत खोज लिया, लेकिन उसने अमेरिका खोजा, उसमें भी उनको लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ? उत्तर अमेरिका से मिल गया इनको सोना, दक्षिण अमेरिका से मिल गया इनको चांदी, और उसी सोना चांदी ने इन्होंने पूरे विश्व व्यापार पर कब्जा कर दिया, उसको आधार बना करके। हालांकि वो एकमात्र आधार नहीं था, और भी बहुत सारे आधार थे, लेकिन इससे महती भूमिका निभाई इसने। उत्तर अमेरिका में मिले स्वर्ण ने और दक्षिण अमेरिका में मिले चांदी ने। फिर तुम देखोगे उसके बाद 1498 में देखोगे कि वास्को डी गामा निकलता है। एक बार्थोलोमेव डियाज थे, उन्होंने 1486 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरिम की खोज की थी, भारत तक आने वाले रास्ते खोज की थी। उसी रास्ता का अनुसरण करता हुआ ये वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, दक्षिण भारत यानी कि कोचीन के क्षेत्र में पहुंचता है। यहाँ पर व्यापार करने के बाद इसको काफ़ी लाभ होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और ये पहुँचता है यूरोप में, उन सभी वस्तुओं को बेचता है, भारतीय वस्तुओं को। पूरा यात्रा खर्च निकालने के बाद इसको लगभग 60 गुना ज़्यादा का लाभ होता है। अब तो वहाँ का यूरोप में एकदम जो है शोर हो जाता है कि बताओ, वास्को डी गामा भारत गया था और एक बार ही यात्रा करने में, यानी एक बार केवल व्यापार किया भारत के साथ में, और उसको 60 गुना ज़्यादा का जो है मुनाफा हुआ। यहाँ तक कि लोग कहना चालू कर देते हैं कि उसके एक बार भारत साथ व्यापार किए जाने के कारण उसकी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाती हैं। हालांकि सुनने में थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन हो सकता है पॉसिबल भी हो, लेकिन इसकी कोई बहुत ज़्यादा अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लोग कहते हैं अभी ऐसा।
तो ये भौगोलिक खोजें होना चालू हो जाती हैं। अब क्या था, अब चूंकि भारत उनके लिए एक मुनाफा कमाने वाला देश था। कौन सा? मुनाफा कमाने वाला देश था। अब ये क्रमशः आना चालू करते हैं यूरोपी। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, हालांकि जो वास्को डी गामा आया था वो भी पुर्तगाली ही था। पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले भारत साथ व्यापार करने के लिए। उसके बाद डच आते हैं, डेनिश आते हैं, अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेजों के बाद फिर फ्रांसीसी आते हैं। डच जो आज हालैंड जो देख रहे होगे, हालैंड का जो क्षेत्र है, यूरोप का मैप खोलना जाके उसमें एक हालैंड नामक जगह है, उस हालैंड को ही डच, हालैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। डेनिश आज डेनमार्क, तुम जब यूरोप देखोगे जाके तो यूरोप में एक डेनमार्क देश है जो कि इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के पड़ोस में देखोगे, मिलेगा तुमको। लेकिन इन चारों में संघर्ष होता है, अंततः जीत किसकी होती? अंग्रेजों की। और जीत की 1600 ईस्वी में यहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ के आज्ञा से 1600 ईस्वी में यहाँ के कुछ व्यापारी मिल करके एक कंपनी का निर्माण करते हैं। जैसे कि 4-5 लोग मिल गए और एक कंपनी बना ली, उस कंपनी का एक नाम रख दिया। यहाँ पे कुछ व्यापारी मिल गए और मिल करके एक कंपनी बना ली और उस कंपनी का नाम दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दे दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार भी प्रदान किया था एलिजाबेथ ने। लेकिन ये जो एकाधिकार मिला है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये केवल ब्रिटेन में मिला है। मतलब कि ब्रिटेन की दूसरी कोई कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हो गई भारत में, एकाधिकार। ब्रिटेन में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो है अनुमति मिली हुई थी। भारत साथ एकाधिकार का अनुमति पत्र किसको दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये भारत आते हैं। अब किसी के देश में जाओगे, किसी के देश में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने से पहले उस देश के राजा से या जिस क्षेत्र में जा रहे हो उस क्षेत्र के राजा से अनुमति आज्ञा तो लेनी ही पड़ेगी। तो ये आते हैं। तो 1608 ईस्वी में एक कैप्टन हॉकिंस नामक एक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज अधिकारी थे। ये जहांगीर के दरबार में जाते हैं और दरबार में जा कर के ये फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आज्ञा मांगते हैं। तो इनको हालांकि जहांगीर इनके कुछ कार्यों से प्रसन्न हो करके इनको आगरा में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा मिल भी जाती है। कहाँ पे? आगरा में। लेकिन यहाँ पे अभी पुर्तगाली भी बैठे हुए हैं। अब पुर्तगालियों को ये अच्छा नहीं लगता है कि हमारे होते हुए ये अंग्रेज हमसे बाद में आए और भारत में प्रवेश करते चले आ रहे हैं। तो इन्होंने विरोध कर दिया और जहांगीर को बहला फुसला कर आगरा में जो फैक्ट्री बनने वाली थी इसको निरस्त करवा दिया। अब अंग्रेज गुस्सा हो गए कि ये पुर्तगालियों ने तो हमारा जो है हमारे कार्य के बीच में अड़चन पैदा कर दी है, हमारा पहले ही काम होने जा रहा था उसी में अड़चन पैदा कर दी। अब ये खिसिया जाते हैं अंग्रेज। खिसियाने के बाद एक स्वाली नामक जगह है, तो स्वाली नामक जगह पर 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं ये लोग। कौन? अंग्रेज। अब पुर्तगाली पराजित होने के बाद यहीं से अंग्रेजों की भारत से क्या है यात्रा समाप्त हो जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा न्यून हो जाती है, थोड़ा बहुत तो हलचल बनी रहती है, भारत में प्रभाव तो बना रहता है, लेकिन 80 से 90% भारत के व्यापार से बाहर हो जाते हैं। फिर ये अपना समुद्र मार्ग पे अपना कब्जा नियंत्रण किए रहते हैं, यानी कि समुद्र से जो आता जाता था उससे वसूली करते थे ये, तो भारत के व्यापार से ये किनारे हो जाते हैं। अब उसके बाद फिर 1615 ईस्वी में, हालांकि इनको जो है आगरा में तो अनुमति नहीं मिल पाई, लेकिन जब इन्होंने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया तो इससे वहाँ का जो मुग़ल
मुग़ल बादशाह था वो बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने के बाद वो इनको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे देता है। सूरत क्या है, एकदम तटीय क्षेत्र है, गुजरात में है ना सूरत, तो गुजरात में जो सूरत है वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। तो इस प्रकार ये भारत में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है सूरत में। ठीक, फैक्ट्री किसे कहते हैं? फैक्ट्री का मतलब होता है कि जो भारत से जो जहाँ पर इनके उत्पादित वस्तुएं एकत्र की जाएं, यानी कि पूरे भारत से जो इनका व्यापार किया जा रहा है और व्यापार के दौरान जो वस्तुएं इकट्ठा की गई हैं, जो माल इकट्ठा किया गया है, उसको एकत्रित करने वाली जगह फैक्ट्री कहलाती है। ठीक, आगे बताएंगे और विस्तार से। फिर क्या हुआ, अब ये अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, अपना विस्तार करना चाह रहे हैं। तो 1615 ईस्वी में जो ब्रिटेन का राजा था, वो ब्रिटेन का राजा 1617 ईस्वी में सर टॉमस रोक को भेजता है भारत में। सर टॉमस रोक को भेजता है मुग़ल दरबार में और इच्छा जाहिर करता है कि हमको और थोड़ा विस्तार किया, हमको फैक्ट्री और फैक्ट्रियां बनाने के लिए जगह दी जाए। और ये प्रसन्न कर लेता है यहाँ के मुग़ल बादशाह को। प्रसन्न होने के बाद इनको फिर भारत में और फैक्ट्रियां बनाने की अनुमति मिल जाती है। इस प्रकार से इनका जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इनकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो कालांतर में आते आते भारत के अंदर इनकी 3 बस्तियां स्थापित हो जाती हैं। 3 बस्तियां कालांतर में आगे, एक तो महाराष्ट्र, मद्रास और बंगाल। जो आज तुम देखते हो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, ये पहले एक ही हुआ करता था। यानी कि जब 1905 में अंग्रेज़ों ने जब बंगाल का विभाजन किया था, अंग्रेज कहते तो ये थे कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन कर रहे हैं। वास्तव में उनका जो दृष्टिकोण था, वो दृष्टिकोण ये था कि इस प्रशासनिक नाम लगा करके वो वहाँ पे सांप्रदायिक विभाजन कर रहे थे, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है विरोध डालने के लिए, संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए उसका पार्टीशन किया जाता है। हालांकि नाम तो देते हैं प्रशासनिक, लेकिन वो वास्तव में था सांप्रदायिक पूरी तरह से। यहीं से सांप्रदायिक का बीजारोपण भी चल पड़ा जाता है। 1905 में सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन होता है। फिर 1909 में तुम देखोगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ला करके पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी स्थापित कर दी जाती है। वो आगे बताएंगे क्या होती है पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब यहाँ पे क्या है, ये बंगाल है और ये बंगाल बड़ा जो है, क्योंकि ये बंदरगाह क्षेत्र है, बंदरगाह क्षेत्र होने के कारण यहाँ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, राजस्व बहुत ज़्यादा आता है। औरंगजेब जब भी दक्षिण भारत में अभियान पे जाता था तो उसे बंगाल के राजस्व पे बहुत भरोसा होता था कि भारत के अन्य राज्यों से भले ही हमको पैसा ना मिले, लेकिन बंगाल ऐसा क्षेत्र है जो हमको पैसा देगा। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था। ये लगभग जो अपने कुल व्यापार का, भारत अपने कुल व्यापार का जितना निर्यात करता था उसमें से 40% केवल बंगाल ही निर्यात करता था। क्या निर्यात करता था? वस्तुओं को। और जो वस्तुओं को निर्यात करेगा तो उसके वस्तुओं के बदले में उसे पैसा भी मिलता था। तो उस पैसे वो 40% निर्यात बहुत हो जाता है। एक तरफ पूरा भारत और एक तरफ केवल 40% वस्तुओं का निर्यात कौन कर रहा है? बंगाल कर रहा है। तो ये अंग्रेज क्या करते हैं, तो जो मुग़ल दरबार होता है, मुग़लों से यहाँ पर निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे व्यापार करेंगे तो इनको सीमा शुल्क उनको नहीं देना होगा, यानी कि बिना सीमा शुल्क के व्यापार कर पाएंगे ये पूरे बंगाल के अंदर। ठीक है, तो अनुमति मिल जाती है इनको। थोड़ा अगर दूसरा एस्पेक्ट देखें, दूसरा पहलू देखें, इधर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुग़ल सत्ता है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगती है मुग़ल सत्ता 1707 के बाद। और उसके बाद इनको जो है तुम देखोगे इनको अंग्रेज़ों को बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। अब ये निःशुल्क व्यापार कर रहे हैं। अब ये तो निःशुल्क व्यापार करते ही थे, साथ में जो इनको निःशुल्क पत्र दिया गया था, यानी कि जो दस्तक दिया गया, दस्तक बोला जाता था, दस्तक को दिखा करके ये जो है
व्यापार करते थे तो इनसे इन पर शुल्क नहीं लिया जाता था किसी प्रकार। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो यहाँ के कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे कंपनी के, उन्होंने अपने खुद के लाभ के लिए व्यापार करना चालू कर दिया, मतलब प्राइवेट व्यापार करना चालू कर दिया, कंपनी के सानिध्य में नहीं, अपना प्राइवेट व्यापार करना चालू कर दिया। और उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय जो व्यापारी थे उनको भी दस्तक बेचने लगे। अब उन दस्तक जब बेच देते थे तो जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं वो भी निःशुल्क व्यापार करने लगे। तो इसके कारण हुआ क्या, यहाँ का जो नवाब था इसको बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा, बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा। यहाँ के नवाब ने एक समय पे आकर के इन पे लगा दी रोक कि अब जो है निःशुल्क व्यापार तुम नहीं करोगे। हालांकि अली वर्दी खां तक चलता रहा, अली वर्दी खां जो है समझदारी से काम करते रहे और भी जो नवाब आए काम करते रहे, लेकिन क्योंकि अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, एक अली वर्दी खां नवाब थे, उनका कोई पुत्र नहीं था, उनकी पुत्रियां ही थीं। तो उन पुत्रियों में ही एक का पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला ही क्या होता है, यहाँ का नवाब बनता है। हालांकि इसका अपनी मौसियों के साथ में काफ़ी लड़ाई चलती है, जैसे इनकी एक मौसी थी घसीटी बेगम, बड़ी फेमस मौसी हैं, तो उनकी मौसियों के साथ में इनका चला करता था। अब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से कहा कि ऐसा है, तुम अब निःशुल्क व्यापार बंगाल में नहीं कर पाओगे। तो अंग्रेज़ कहते हैं ये तो तुम्हारे जो राजा हैं, जो मुग़ल सम्राट हैं, तुम तो उनकी अवहेलना कर रहे हो। तो उन्होंने कहा अवहेलना हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हम स्वतंत्र राज्य हैं। हमने तुम लोगों को कल एक शक्ति सिद्धांत बताया था। शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि जब केंद्र कमज़ोर पड़ जाता है तो स्थानीय शक्तियाँ दौड़ती हैं उस खालीपन को भरने के लिए, और जो स्थानीय शक्तियाँ हैं वो अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर देती हैं। तो यही इन्होंने किया। जब मुग़ल कमज़ोर हो गए तो यहाँ के सिराजुद्दौला ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अंग्रेज़ों से कहा अब हम स्वतंत्र राज्य हैं, और नाम मात्र की केवल अधीनता स्वीकार करते थे, बाकी स्वतंत्र व्यवहार करते थे। तो इन्होंने कहा हम स्वतंत्र राज्य हैं, स्वतंत्र होने के कारण तुमको हमारे अगर राज्य में व्यापार करना है तो तुमको जो है शुल्क देना ही होगा, अन्यथा आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो यही मनमुटाव चलता रहता है दोनों के बीच में, यही मनमुटाव बन जाता है आगे चल कर के प्लासी के युद्ध का कारण, प्लासी के युद्ध का कारण बन जाता है। अब दोनों के बीच में युद्ध होने की संभावनाएं 99% बढ़ चुकी थी। अब मुगलों ने यहाँ पर, मुगल कह रहे, अब ब्रिटिशों ने यहाँ पर एक युक्ति लगाई। ब्रिटिश ने सोचा कि अभी भी सिराजुद्दौला हो गए, मुगल हो गए, ये लोग अभी भी इतना कमज़ोर नहीं हुए हैं, तो इनसे डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट लड़ाई में हम ना जीत पाएँ, आमने सामने की लड़ाई में। तो यहाँ पे इन्होंने एक षड्यंत्र से काम लिया। षड्यंत्र काम क्या लिया, इन्होंने क्या किया, इनके जो सेना नायक थे यानी कि जो मीर बख्शी थे, मीर जाफ़र, इनको अपनी तरफ मिला लिया। बाकी वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे, जैसे कि तुम देखोगे जगत सेठ हो गए और भी कई अन्य लोग थे, उनको अपने साथ मिला लिया। और बंगाल के उन लोगों को अपने साथ में अंग्रेज़ों ने मिला लिया जिनका मनमुटाव चल रहा था यहाँ के सिराजुद्दौला के साथ में। ठीक है। अब हुआ क्या, अब प्लासी का युद्ध, आमने सामने सेनाएं आ जाती हैं दोनों की। इधर सिराजुद्दौला की सेना हो गई और इधर ब्रिटिश सेना हो गई। और 1757 में युद्ध प्रारंभ हो जाता है, इसका नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब युद्ध प्रारंभ होते ही सिराजुद्दौला का जो मीर बख्शी था, मीर बख्शी मतलब जो सेनाध्यक्ष था, जो सेनापति था, वो इनका साथ छोड़ करके इधर आकर के मिल जाता है।